नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट सीएसी, किस ऑर्डर में प्रिपेयर करना है, क्या वेटेज है, और सारी एनालिसिस मैं करूंगा। और मैं एक अच्छा सा आपको एक रोड मैप दूंगा कि आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो किस तरह से उसे प्रिपेयर करना है। 13 सब्जेक्ट हमारे टारगेट में है। सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर को मैंने अलग कर दिया है। तो उसी कड़ी में देखिए, सबसे पहले आपको बताया भी जाता है कि बेटा फाउंडेशन से स्टार्ट कीजिए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है ये एक कोर सब्जेक्ट है, और ये दोनों सब्जेक्ट ही आपको 13% का वेटेज देते हैं। ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि एवरेज आउट किया है हमने, ये लिखा हुआ है कि इसमें 13% वेटेज है। दूसरा जो फाउंडेशन का जो सब्जेक्ट है दैट इज सी प्रोग्रामिंग, और सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर को हम पीडीएस कहते हैं, और इसका जो वेटेज है 10% है। किसी किसी ईयर में ये 12-13% तक भी चला जाता है। तो यहां पे 6 मार्क्स जो है आपका सी प्रोग्रामिंग में है, डेटा स्ट्रक्चर का भी 6 मार्क्स। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर जो है, सी प्रोग्रामिंग के बाद आप जब प्रोग्रामेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर में आइए। उसके बाद एल्गोरिथम में जाइए। एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर मिला के लगभग 12-13 मार्क्स का एक सब्जेक्ट बनता है। डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा है, आपको एडवांस डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। एल्गोरिथम जो है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, डिजाइन टेक्निक्स एंड मेनी मोर, है ना। ग्राफ है, फिर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग है, एंड देन कॉम्प्लेक्सिटी है। तो सारी चीजें ये दोनों मिलाकर, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मिलाकर 12-13 मार्क्स, और 6 यहां पे टोटल ये वाला जो पार्ट है ये आपका बन जाता है 18 मार्क्स का सब्जेक्ट। डिजिटल लॉजिक को हम कोर में रखते हैं, और जैसे ही आप डिजिटल लॉजिक प्रिपेयर करते हैं आप सीओए के लिए धीरे धीरे रेडी होते हैं। क्योंकि सीओ का जो फंडामेंटल, अगर आप पूछे सीओ का फंडामेंटल क्या है, तो वो डिजिटल लॉजिक आप कह सकते हैं। उसके अलावा आपको सारी ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम सीओए के बाद पढ़िए। मेमोरी को आपको बहुत अच्छे से लिंक करने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर की जो मैपिंग होती है वो आपको अच्छे समझ में आएगी। डीबीएमएस, सीएन ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हैं, आप किसी के बीच में भी इसे पढ़ सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, इसके लिए प्री रिक्विजिट नहीं लगता। टीओसी अगेन एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है 6 to 10 मार्क्स का, और कंपाइलर डिजाइन जो है इसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको फंडामेंटली आप स्ट्रांग रहेंगे, आप इसके एप्लीकेशन यहां पर कर सकते हैं। तो ये थ्योरी हो गया, ये इसका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है जब भी आप शुरू करें फाउंडेशन से शुरू कीजिए, ठीक है। फाउंडेशन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो गए, फाउंडेशन सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग हो गए, डेटा स्ट्रक्चर हो गए, डिजिटल लॉजिक हो गए, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़ सकते हैं, और आपको यह भी पता है कि आप हमारे नोट्स भी पढ़ेंगे तो वो एक समरी ही है, सारे स्टैंडर्ड बुक को एक जगह में कॉपी करके हमने यहां पर बनाया हुआ है। तो दैट इज योर फेज 1 कि आप फाउंडेशन जो अपना स्ट्रांग करें, एप्टीट्यूड स्ट्रांग करें, प्रोग्रामिंग अपनी स्ट्रांग करें, नंबर सिस्टम अच्छे से समझे, हार्डवेयर के लॉजिक्स अच्छे से समझे। ये आप पहले स्ट्रांग करें, मैथमेटिक्स स्ट्रांग करें, एप्टीट्यूड स्ट्रांग करें, ठीक है। नोट्स आप बना सकते हैं, एंड दैट यू कैन कंपेयर कि हैंड रिटन बनाने, डिजिटल की व्यवस्था अब आ चुकी है। नाउ सेकेंड पार्ट, जब रोड मैप हम बताते हैं तो प्रैक्टिस की एक बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेक्चर आपने देखा, अब आपको उस लेक्चर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज हो सकते हैं? तो लेक्चर्स हम जो कवर करते हैं क्लासेस में, उसमें हमारे पास डीपीपीज और पीवाई क्लास क्वेश्चंस और वीकली टेस्ट रहते हैं। उसके अलावा आपके पास पीवाईक्यू रिसोर्स हो सकता है, टेस्ट सीरीज एक रिसोर्स हो सकता है, और वर्कबुक भी एक रिसोर्स हो सकता है। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस टॉपिक्स को कवर कीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो सेकंड एस्पेक्ट हो गया जो रोड मैप में, वो है आपका प्रैक्टिस। तो फाउंडेशन अच्छा स्ट्रांग कीजिए, कम टू द प्रैक्टिस पार्ट। तीसरा पार्ट आ जाता है यहां पे, जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे आप उन सब्जेक्ट को भूलते जाएंगे, आगे पाठ पीछे सपाट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जब आप बनाएं तो रिवीजन नोट्स बनाएं, अच्छे से चीजों को रिवाइज करें, और रिवीजन के साथ साथ आप बहुत अच्छी तरह से टेस्ट को यूटिलाइज करें। देखिए, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर रिवाइज कैसे करें, तो मैं उनसे एक सभी को सजेशन देता हूं कि बेटा अभी टेस्ट सीरीज लाइव है ना। टॉपिक वाइज टेस्ट सारे लाइव जा चुके हैं, आपने रिवाइज किया, छोटा रिवीजन किया, टेस्ट दे दिया, छोटा रिवीजन किया, टॉपिक वाइज टेस्ट दूसरा दे दिया।
पूरा रिवीजन किया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दिया, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट दे दिया। देखिए ये एक आदत में आप लाइए कि हमें रिवीजन करना है, साथ साथ हमें टेस्ट को भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और आपको हफ्ते का एक दिन जो है, 5 दिन आप पढ़िए, एक दिन रिवीजन कीजिए, एक दिन टेस्ट दीजिए। इस तरह से अपना शेड्यूल प्लान कीजिए। मॉक टेस्ट एनालिसिस का लूप आपको बार बार चलाना पड़ेगा। आप केवल टेस्ट देकर बैठ नहीं सकते कि मेरे रोते हुए कि मेरे सर इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। आपको जानना पड़ेगा, डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन कौन से आप जो है टॉपिक्स में गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारी एनालिसिस को आपको एक लूप में चलाना पड़ेगा, तभी आपकी क्या यहां पे इंप्रूवमेंट हो पाएगी। अदरवाइज अगेन वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन, प्रोग्रेस नहीं होगी यहां पर, ठीक है ना। इसमें हम आप लर्न इन सीक्वेंस कीजिए, ठीक है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में आप इसको जरूर इंक्लूड कीजिए कि आप इसको लर्न इन सीक्वेंस कीजिए। प्रैक्टिस पीवाईक्यू प्रॉपरली कीजिए। रिवीजन के लिए वीकली का एक प्लान बनाइए और हाई वेटेज टॉपिक्स को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कीजिए। देखिए जब हम 7 मंथ में आते हैं, अब आप जो है 100% प्रिपरेशन की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, बिल्कुल आपको जाना चाहिए, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि गेट एग्जामिनेशन जो है वो एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें चीजें जो है बार बार जो है सेम चीजें बार बार रिपीट हुई हैं। तो आपको उन सब्जेक्ट की प्रायोरिटी जो है, उस सब्जेक्ट में भी उसके अंदर के टॉपिक्स की प्रायोरिटी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये प्रायोरिटीज आपको पता है, जिन सब्जेक्ट से, जिस टॉपिक से, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो डेफिनेटली आपको उस पर फोकस करना है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास काफी इतने सारे रिसोर्स हैं, इतने सारे कंटेंट हैं जिसको हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको मैं एक आइडिया देता हूं कि सर कहां से पता चलेगा कि किस टॉपिक का क्या वेटेज है ना। तो किस टॉपिक का क्या वेटेज है बेटा, ये आप अपना कोई भी पीवाईक्यू बुक उठा लीजिए। जनरली पीवाई बुक जो है सेग्रीगेटेड रहती है चैप्टर वाइज। हर चैप्टर में जाके आप क्वेश्चन काउंट देखिए, रिसेंट ईयर के क्वेश्चन भी देखिए, और फिर वहां से आप एनालाइज कर सकते हैं कि भाई ये जो टॉपिक है इससे आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, मतलब इसका वेटेज ज्यादा है, मतलब वहां पे क्वेश्चन बनने की चांसेस ज्यादा हैं। एक पूरे चैप्टर में हर जगह से आप जो है टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बड़ी थोड़ी सी कम रहती है ना। तो आप हाई वेटेज टॉपिक्स और हाई वेटेज सब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल फोकस करें। कंप्यूटर साइंस के लिए हमेशा ये याद रखिएगा कि आपका जो मैथ्स का जो फाउंडेशन है, लॉजिक का जो फाउंडेशन है, प्रोग्रामिंग का जो फाउंडेशन है, और एल्गोरिथम जो आगे जाकर एल्गोरिथम में सारा यूज होता है, ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इग्नोर करते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते एज ए कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट, हमें कैसा आइडेंटिफाई किया जाएगा या हमें कैसे जज किया जाएगा। तो मैथ्स प्लस लॉजिक प्लस प्रोग्रामिंग ये आपके स्ट्रांग होने चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है पीवाईक्यूज। गेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। आप किसी भी टीचर से, किसी भी ब्रांच के किसी भी टीचर से पूछिएगा, क्वेश्चन नहीं रिपीट होते, लेकिन वो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। ऐसे भी एग्जाम्पल हैं हमारे पास जहां पे बच्चे ने केवल पीवाईक्यू पर फोकस करके पूरी गेट निकाल दिया, पूरा गेट निकाल दिया पीवाईक्यू पर फोकस करके। तो पीवाईक्यू की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं तो कुछ ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो क्वेश्चन देख के ईयर बता देते, सर ये इस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा हुआ है। इन डेप्थ, इतनी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग, इतने डेप्थ में मेमोराइजेशन, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा ये चीज, ठीक है, बिल्कुल हेल्प करेगी ये चीज कि आपको सही ट्रैक में रखने के लिए ज्यादा जो है आपको पूरी तरह से अपना सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ब्रॉड करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। फोकस पीवाईक्यू पे कीजिए, आपको डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं होगी। अब गेट एग्जामिनेशन की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, है ना, इंडिविजुअल सब्जेक्ट आप इस चीज को फील करेंगे जब आप एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा फैकल्टी जो है जो पढ़ा रहा है बिल्कुल मेरे को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं एग्जाम में जाके फोड़ दूंगा, है ना। ये एक जज्बा, एक जो है एक ऐसी भावना आती है
है ना, कि एग्जाम में जाके तो इस सब्जेक्ट के मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। बेटा जो मेन डिफिकल्टी है वो एक या दो सब्जेक्ट नहीं, जब संगठन में शक्ति है ना, संगठन में शक्ति, जब ये सारे सब्जेक्ट की टेस्टिंग एक साथ होती है, 12-13 सब्जेक्ट अलग अलग टाइप के, है ना, ईएमडीएम अलग है, सी अलग है, डेटा स्ट्रक्चर अलग है, सारा अलग करके, तो फिर वो आपका एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है कि एक सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन, एक एल्गोरिथम के सिंक्रोनाइजेशन का क्वेश्चन, एक मेमोरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन, एक फ्लोटिंग पॉइंट का क्वेश्चन, ये रिकॉलिंग, ठीक है, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। और इसी चीज में आपको जो प्लान करना है, पढ़ना तो है ही है, रिवीजन का प्लान भी आपको करना है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ये आपका रोड मैप होना चाहिए कि आप थोड़ा सा चीजों को प्रायोरिटाइज करके देखें, पीवाई के ऊपर फोकस करें, रिवीजन के लिए बिल्कुल अभी से टाइम निकालना शुरू करें, कंबाइन करें रिवीजन को अपने टेस्ट सीरीज के साथ, और जो भी आपको सीक्वेंस बताया गया कि एल्गोरिथम पहले पढ़ने के बजाय थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर में, कंपाइलर में जाने से पहले थोड़ा सा टीओसी आप पढ़ लें, ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें हेल्प करेंगी। ऑन दैट नोट I'll say that this is all from my end, ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। आप, आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।